को आतंकित करने के लिए बाजारों में फौजी मार्च कराया और वहां व्यापक रूप से गिरफ्तारियां करनी प्रारंभ कर दी। तिराहों चौराहों पर तोपें खड़ी कर दी। जनता को अत्यधिक कष्ट देने के लिए पानी और बिजली को भी काट दिया गया। सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार के कथनानुसार इसका भी ऐलान किया गया, किंतु हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि शहर के बहुत से भागों में उक्त ऐलान की घोषणा भी नहीं की गई थी। 12 अप्रैल की साय को इस बात की सार्वजनिक सूचना अमृतसर के नागरिकों को दी गई कि 13 अप्रैल को साय को 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक नागरिक सभा होगी, जिसमें नेताओं की रिहाई के लिए विचार किया जाएगा और सरकार से रिहाई के लिए मांग की जाएगी। सरकार की इस नीति का विरोध किया जाएगा। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना जनरल डायर को 12 बजे दोपहर को ही मिल गई थी, किंतु उसने सभा को रोकने का कोई प्रबंध नहीं किया। यदि वह चाहता तो इस सभा को नहीं होने देता, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बहुत से नागरिकों को तो यह भी पता नहीं था कि यह सभा गैर कानूनी है या वहां गोली चलाई जाएगी, क्योंकि सरकार ने इसको गैर कानूनी कहकर भी इस पर रोक नहीं लगाई। यदि इसकी आगाही पहले ही कर दी जाती तो हजारों लोग उस सभा में नहीं जाते, किंतु सरकार को करना कुछ और ही था। यह सब करने के बजाय जनरल डायर अपनी फौजी तैयारियां कर रहा था। उसने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर की इस तरह से कर ली थी जैसे युद्ध स्तर पर कर ली थी, मानो अभी अभी जर्मनी मोर्चे की कमान करनी है। छटे हुए हथियार व छटे हुए सिपाही इसके लिए तैयार किए। वह तो यह चाहता ही था कि काफ़ी नागरिक इस सभा में आए और उनका भुर्ता बनाया जाए। वह इस अवसर का लाभ उठाकर पंजाब को ही नहीं, सारे भारत को एक सबक सिखाना चाहता था। और जनरल डायर ने वही किया जो वह करना चाहता था। उसे अपने पर एवं अपनी सरकार पर घमंड था। वह सोचता था कि मैंने जो कुछ करना है वह पुरस्कार योग्य होगा, किंतु हंटर कमेटी ने उसके इन सारे कारनामों का भंडाफोड़ कर दिया। कोई भी शेष ना रहेगा, ये जो है अगली हमारी हेडिंग है। 13 अप्रैल सन 1919 तदनुसार रविवार वैशाखी के पर्व पर अमृतसर का जलियांवाला बाग पवित्र पावन स्वर्ण मंदिर के निकट सायं 4:30 बजे सबसे आगे घुड़सवार पुलिस और उनके पीछे कार में बैठा जनरल डायर और पीछे तोप एवं बख्तरबंद गाड़ियों के पश्चात मार्च करती हुई अंग्रेजी फौजी कवायद करते बूटों की सरसराहट, शस्त्रास्त्रों से सजी अंग्रेजी फौजी पलटन, हॉल्ट के आदेश पर बूटों को फटकारने का निनाद। अंग्रेजी फौज 2 हिस्सों में बंटकर जलियांवाले बाग में घुसी और भीड़ के दोनों ओर मोर्चेबंदी करके अपनी राइफलों में कारतूस भर लिए। यद्यपि उनके पास मशीन गन भी थी, किंतु बाग का फाटक इतना छोटा था कि उनको अंदर ले जाना कठिन था। अतः मशीन गनों को बाहर ही, मतलब जो गेट था या फाटक था उसके बाहर ही उन्होंने रख दिया, किंतु उनमें भी कारतूस भर दिए थे। अंदर एवं बाहर दोनों स्थानों पर पूरी तरह मोर्चेबंदी पूरी कर ली गई। सभा की भीड़ में कानाफूसी होने लगी कि फौज आ गई है। इधर भीड़ में फुसफुराहट चल रही थी कि बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने आदेश दे दिया, गोली दागो। आदेश मिलते ही अंग्रेजी फौज की बंदूकों की नलियां भीड़ की ओर हो गईं और एक क्षण पश्चात ही नाट थी कि राइफलें अंधाधुंध गोलियां उगलने लगी। 303 की राइफलें अंधाधुंध गोलियां उगलने लगी। 20,000 नागरिकों की इस सभा पर यह आक्रमण अकारण एवं निर्ममता पूर्वक किया गया। सैकड़ों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। सैकड़ों घायल अवस्था में जमीन पर पड़े कराह रहे थे। जलियांवाले बाग की वह जमीन लहूलुहान हो गई। सैकड़ों व्यक्तियों ने छुपने एवं भागने की कोशिश की,
किंतु उनको कहीं कोई मार्ग नहीं मिला, न छिपने को स्थान ही मिला। सारा मैदान कर्णभेदी पुकार से भर गया। यह सबसे बड़ा और निर्मम अत्याचार गोरी सरकार द्वारा किया गया, जो इतिहास के पृष्ठों पर सदा सर्वदा अमर रहेगा। ऊपर आकाश में हवाई जहाज भी गड़गड़ा रहे थे, जो अंग्रेजी सत्ता की अमानुषिकता एवं पाशविकता के प्रतीक रूप में था। जलियांवाले बाग का यह स्थान 8 एकड़ का था, जो चारों ओर से ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा हुआ था। इनमें एक ही संकरा द्वार था, जो 8 फुट चौड़ा था, जहां अंग्रेजी फौज का मोर्चा जमा हुआ था। निकल भागने का कोई भी मार्ग नहीं था। बाहर से गोरी फौज गोली दाग रही थी। अंग्रेजी फौज अबाध गति से गोली बरसा रही थी। हजारों नागरिक, बालक, वृद्ध, युवक एवं स्त्री पुरुष इस बाग में घिर गए। भीड़ को अशांत देखकर वक्ता ने कहा, आप सब लोग शांतिपूर्वक बैठे रहें। हम निहत्थों पर अंग्रेज हथियार नहीं उठाएंगे। अंग्रेजों ने फायर करना आरंभ कर दिया, लेकिन वक्ता कह रहा था ये हवाई फायर है। लेकिन लोग धराशायी होकर मौत के मुख में जा रहे थे। जलियांवाले बाग की जमीन रक्त रंजित होने लगी। इससे बड़ा पाशविकता का और क्या उदाहरण मिल सकता है। भीड़ में किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि कैसे जान बचाई जाए। इस हमले के लिए नागरिक तैयार नहीं थे। उन पर यकायक हमला हुआ था। अंग्रेज़ों ने गोली चलाने के पूर्व उनसे तितर बितर होने के लिए भी नहीं कहा था, बल्कि सीधा आक्रमण किया गया। जनरल डायर का उद्देश्य तो नागरिकों को मार डालना था, इसलिए उसने चुपके चुपके उस स्थल पर आना आवश्यक समझा था। किसी को सोचने एवं समझने का अवकाश नहीं था। जनरल डायर पर खून सवार था, इसलिए अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रकार की पूर्ण नियोजित योजना उसने बनाई और उसके अनुरूप ही उसने जनता पर नहीं अपने शत्रु पर आक्रमण किया था। जनरल डायर का आदेश था कि गोलियां हवा में नहीं जनता पर दागी जाएं। फौजियों ने आदेशानुसार ही कार्य किया और अनेक व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। गोली वर्षा मोतियों की बौछार की तरह हो रही थी। वह अनेक शरीरों से पार होकर यमलोक पहुंचा रही थी। लोग बचाव के लिए जमीन पर लेट गए, किंतु वहां भी गोलियां लोगों को भेदती रहीं। जनता की भीड़ अब अन्य मार्ग खोजने लगी। ये देखिए, कहीं से भी कुछ भी बचने का डायर ने रास्ता छोड़ा ही नहीं। लेकिन यह मार्ग इतने संकरे थे कि इतनी बड़ी भीड़ को पार करने में कठिनाई थी। एक आध आदमी बचकर निकल सकता था, किंतु भीड़ ने निकलने में बाधा उपस्थित कर दी थी। जल्दी निकलकर बचने की सबको बड़ी पड़ी हुई थी। जान सबको प्यारी होती है, इस प्यारी जान का सबको मोह था। जो शीघ्र निकल सकता था वह बच भी सकता था। इस धक्का मुक्की में भागने वाले भी नहीं बच सके, क्योंकि जनरल डायर ने जहां भीड़ थी वहां गोलियां दागने का आदेश दे दिया था। भीड़ के लोग धरती सूंघने लगे, मतलब यह है कि मौत के घाट उतरने लगे और उन स्थानों पर मृत शरीरों का अंबार लग गया। जनरल डायर ने आदेश दिया कि सभा में आने वाला एक भी व्यक्ति जिंदा घर न लौटे। इस गोलीकांड में मृतकों का ढेर लग गया। एक छोटी दीवार फांदकर लोग पार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन डायर के इशारे पर वहां भी गोलियां दागी गईं और लोगों को मौत के घाट उतारा गया। कुछ लोग दीवार फांदने में सफल भी हुए, कुछ भीड़ के पैरों तले दबकर कुचले गए। मृतकों के अंबार पर लोग पैर रखकर दीवार फांदने लगे। कुछ कुचलकर, कुछ गोलियों से, दोनों ही तरह लोग मौत के घाट उतरने लगे। दीवार के दोनों ही ओर मृतकों का ढेर लगने लगा। प्रतिक्षण मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। इस बढ़ोतरी का यह हाल था कि बहुत से व्यक्तियों के मृतक शरीरों का पता भी नहीं चल सका। बाग के कुएं में कूदने वालों का ऐसा तांता लगा कि पहले कूदने वाले लोग बाद के कूदने वाले लोगों के पैरों तले कुचलकर मर गए। करुण क्रंदन एवं चीत्कार से मैदान भर गया। लोग मर रहे थे, कराह रहे थे। इन कराहों और चित्कार से वातावरण गूंज रहा था। मोतीलाल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या का अनुमान 1500 आंका गया था।
जबकि अंग्रेज़ों के कथनानुसार 450 आदमी, 50 बच्चे मारे जा चुके थे और 1000 आदमी घायल हुए थे। गोली लगभग 15 मिनट तक चलने के बाद बंद हुई थी। लगभग 2000 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। उसके बाद जनरल डायर ने सेना को वापस मार्च करने का आदेश दिया। जनरल डायर को मृतकों के हटाने और घायलों को मेडिकल सहायता पहुंचाने की कोई परवाह नहीं थी। उसका कार्य यह नहीं था। कर्फ्यू लगा दिया गया था। मृतकों तक जाने के लिए उनके कुटुंबियों या परिवार वालों को छूट नहीं थी। घायल व्यक्तियों को उनके संबंधी भी नहीं उठा सके थे। उफ, इतना अत्याचार। साढ़े 5:30 बजे गोलाबारी बंद हो चुकी थी और अंग्रेज़ों की फौज लौट चुकी थी, किंतु जनता में आतंक छाया हुआ था। लोग प्राण रक्षा की कोशिश में अब भी लगे हुए थे। अंदर के लोग बाहर निकलने को उतावले थे, तो बाहर के लोग अपने सगे संबंधियों को देख पाने के लिए अंदर आने को लालायित थे। जलियांवाला बाग उस समय करुण चित्कार और क्रंदन से भरा हुआ था। समस्त बाग में मौत का साम्राज्य व्याप्त था। उस संकरे मार्ग पर जहां से लोग भाग निकलने की कोशिश में थे, मृतकों का ऊंचा ढेर लग गया था। बीच मैदान में भी कई ढेर लाशों के बने हुए थे। घायलों में से एक आध का ही हाथ ऊपर उठता और तुरंत ही कमज़ोर होकर नीचे गिर जाता था। मैदान में बड़ी बड़ी फाउंटेन पेन और आभूषणों का बिछौना सा बिछ गया था। जगह जगह बांकी तिरछी विभत्स लाशें पड़ी हुई थी। जगह जगह बांकी तिरछी विभत्स लाशें बिछ गई थी। यह सब इतना विभत्स लगता था जैसे युद्ध के मैदान में लगता है। आज़ादी के परवाने स्वतंत्रता रूपी दीपक पर जलकर खाक हो गए थे। कुटुंबी संबंधी लाशों को पहचान कर रहे थे और उठाकर दाह के लिए ले जा रहे थे। अब आप इस कांड के प्रत्यक्षदर्शियों की जवानी हालात सुनिए। पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन लाला गिरधारी लाल का कहना है कि मैंने अपने मकान की छत से दूरबीन द्वारा इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, क्योंकि मेरा मकान इस बाग से ज़्यादा दूर नहीं है, किंतु पेड़ों की आड़ होने के कारण मैंने दूरबीन होने का प्रयोग किया ताकि इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके। मैंने स्वयं देखा कि कई गोरे फौजी बंदूक थामकर बाग में घुसे, महारानी की मूर्ति के नीचे होकर दो भागों में बंटकर सभा स्थल के चबूतरे की ओर बढ़े और चबूतरे की कुछ दूरी पर खड़े हो गए। इसी समय जनरल डायर ने गोली दागने का आदेश दिया, न कि भीड़ को तितर बितर होने की चेतावनी दी गई। 10 से 20 मिनट तक अंधाधुंध गोली चलाई गई। भीड़ अचेत थी। सैकड़ों व्यक्तियों को मैंने मरते हुए देखा। गोलियां तीव्र गति से चलने वाली राइफलों से दागी जा रही थी। जान बचाने के लिए भीड़ भाग उठी। लोग संकरे मार्गों से भागने की कोशिश में इकट्ठे हो गए थे।